आपकी मेहनत की कमाई और जीवन भर की पूंजी के लिए सबसे सेफ जगह अगर कोई आपसे पूछे तो आपका जवाब शायद यही होगा कि बैंक। लेकिन भले ही आपकी पूंजी कुछ लाख या हजार हो सकती है, लेकिन संगठित तरीके से इसे अपने फ़ायदे में लाने के लिए इस्तेमाल लाना और अपने अपनों का वारे न्यारे करना भी हथकंडा बनता जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश और में। मैं हूँ आपके साथ अनिल राणा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। देश में बैंक लोन फ्रॉड के कई छोटे और बड़े मामलों ने बैंकिंग सिस्टम और उनके भरोसे पर करारी चोट की है। वीडियोकॉन लोन मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीएमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर समेत वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम में बड़ी खामी को उजागर किया है। लोन की हेराफेरी के खेल में चंदा कोचर, सुरजीत सिंह अरोड़ा, राणा कपूर, नीरव मोदी और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन इल्ज़ाम एक ही है, संगठित तरीके से नेक्सस बनाकर बैंकों के पैसों की बंदरबाट। आखिर ये पैसा तो जनता का है, लेकिन आपके खजाने पर डकैती करके ये तमाम लोग बैंक प्रशासन और देश के कानून पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर फ्रॉड होते कैसे हैं? एक आम आदमी अगर छोटा सा लोन लेना भी चाहे तो बैंकों के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन वहीं ये लोग करोड़ों अरबों के पैसों का गबन कैसे कर लेते हैं? आखिर कैसे करोड़ों का लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल जाता है? क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था या कानून व्यवस्था में कोई कमी है, या फिर बड़े पदों पर बैठे ठेकेदार ही इस सेंधमारी के लिए जिम्मेदार हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए आज हम स्वदेश और में कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से जुड़ने की। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि पूरा काफ़ी लंबे टाइम से फ्रॉड चल रहा था, आखिर पूरा फ्रॉड हुआ कैसे? जी हाँ, यहाँ ये सिर्फ एक बैंक का मामला नहीं है, बल्कि आप देखेंगे जो लगातार डीएचएफएल का केस हुआ, या फिर वीडियोकॉन का इससे पहले केस हुआ, यस बैंक का केस हुआ, और अब चंदा कोचर वाले मामले में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हरकत में आई हैं और यहाँ पर अरेस्ट हुई हैं। ये जो मामला है वो जरूर 2009 का है। यहाँ पे एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेन की थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ इस पर लगातार हरकत में थी। पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कदम उठाए, वहाँ पर पूछताछ की, अरेस्ट किया, और अब सीबीआई पूरी तैयारी के साथ इसमें अपना शिकंजा कस लिया है। आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर धारा 409 को भी इन्वोक किया है, और इसका मतलब यही है कि जो पब्लिक का पैसा है वहाँ पर कहीं चीटिंग हुआ है। जिस तरीके से डॉक्टर्स की एक ओथ होती है कि हम अपने जो पेशे को अच्छी तरीके से निभाएंगे, वहाँ पे बैंकर की भी एक जिम्मेदारी है। तो उस आरोप ये है कि उस जिम्मेदारी को जो बैंकर हैं वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाए, इसलिए ये जो सेक्शन है वो इंपोज किया गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आखिर ये साबित होता है कि अगर वेणुगोपाल धूत साहब अप्रूवर बन जाएंगे तो मामला सुलझेगा। और ये सिर्फ एक बैंक की मामला नहीं है, बल्कि जैसे आप सिस्टम का जो आप पेश कर रहे थे कि सिस्टम का जो मामला है वो कैसे सॉल्व हो, वहां पर हमें देखने की जरूरत है कि क्या कोई प्रणाली में बदलाव की जरूरत है या नहीं। बिल्कुल अंकुर, बड़ा सवाल है और मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि चलिए ऐसे बैंक फ्रॉड के मामले बहुत हुए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, कई नाम आए हैं, बैंक फ्रॉड हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस मामले में मुझे सबसे बड़ी समस्या जो हुई वो ये दिखी कि चंदा कोचर, हम जब बचपन में पढ़ते थे चंदा कोचर कौन है, और भारत की ऐसी लेडी जो सबसे बड़ी ताकतवर है, उनका नाम एक इज्जत के साथ लिया जाता है, यही वजह उनको पद्म भूषण भी दिया गया। जी बिल्कुल, यानी कि इतना बड़ा नाम जिसको हमने हीरो माना, आज वो जीरो बन गए, ऐसे घोटाले करके, ऐसे वो चीज़ करके। आखिर समझना चाहेंगे कि ये चक्कर क्या है? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो गया है, या कुछ उनके जो नैतिक मूल्य हैं वो खत्म हो गए हैं? और खासकर बैंकों में ऐसे कौन सा सिस्टम है जो इनको बैंक का, जो ये लोग समझते हैं कि इनसे इनका कुछ हो नहीं पाएगा, इसके लिए ये फ्रॉड करते हैं? सबसे पहले तो एक चीज हमें, चूंकि एक हम जिम्मेदार बिजनेस चैनल है तो हम साफ बोलेंगे, ये सारे अभी आरोप हैं, ये आरोप अभी साबित होना बाकी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये मामले रिपीटेडली सामने आ रहे हैं तो जरूर सिस्टम में चूक है। हमारा जो तरीका है, जिस तरीके से लोन सैंक्शन होते हैं, यहाँ पर भी एक कमेटी थी, जिस कमेटी की मेंबर थी चंदा कोचर, उनके पति एक कंपनी चलाते थे, जहां पे आरोप ये है कि एक हेरा फेरी करके जो लोन था वो पहले न्यू पावर को फायदा पहुंचाने के लिए पहले वेणुगोपाल धूत साहब को मिलता है और बाद में वो पैसा अगले ही दिन, आरोप यही है कि जो दीपक कोचर हैं, चंदा कोचर जी के हस्बैंड हैं, उनको ट्रांसफर हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ग्रीड का मामला है, क्योंकि अगर आप, मैं अगेन एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, डीएचएफएल का आपने सुना होगा, जो चार्जशीट में बैंड्रा बुक्स का
मामला उजागर किया था, वहां पर सीधा सीधा आरोप यह था कि कई सारे ऐसे लोग सिस्टम में जुड़े हुए थे जो कि बड़े नाम वाले हैं, जिनको फायदा पहुंचाया गया था। और ये सिर्फ सिस्टम में एक नाम से काम नहीं है, ये सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक है। जिसका ये जिस चूक को ये आसानी से समझते हैं, और ये भी मुझे लगता है ये भी समझते हैं कि इसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब विजय माल्या का केस आया था तो वो हाल ही का केस है। उस समय ये बैंक में थे और इनको भी पता था, क्योंकि इस तरह का मामला आया, कई मामले आए उस दौरान, और लोगों को डर होना चाहिए था जब ऐसे बड़े मामले खुलते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखने को मिला है कि डर फिर भी कुछ दिखा नहीं। आखिर आपको क्या लगता है, क्या हमारे कानून में भी कुछ ऐसी कमजोरी है कि जो बैंक का जो आर्थिक जो फ्रॉड है उनमें कम सजा है, और जो अब दूसरे मामले आपराधिक मामले हैं उनमें ज़्यादा सजा है? वो भी है, बिल्कुल है। और इसीलिए आपको याद होगा कि सरकार आईबीसी में जो अमेंडमेंट्स लेके आई थी और ये नया कानून बनाया गया था, हालांकि इसने स्लोली एंड स्टेडीली पिकअप किया है, लेकिन हर कानून जब शुरू होता है उससे पहले लूप होल्स होते हैं, उनको आप फिगर आउट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं। क्योंकि 2017 में आईबीसी जरूर आया, 5 साल हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट फिगर्स की बात करें तो आईबीसी से रिकवरी 2021-22 में करीब 60,000 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल इसकी आधी थी। तो ऐसा नहीं है, इंप्रूवमेंट है। हम कहीं ना कहीं एसआर ऑयल की बात करें तो वहां पर हमने रिकवरी की, एसआर स्टील में अच्छी रिकवरी हुई, डीएचएफएल में पैसा आया बैंकों के, तो कुछ ऐसे नतीजे भी आए हैं जहां पर बैंकों ने रिकवरी की है। लेकिन हमें अपने सिस्टम को और दुरुस्त करने की जरूरत है, कानूनों में संशोधन की जरूरत है, और ये सिर्फ 1 या 2 बेबी स्टेप से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ फॉर्मर ईडी देना बैंक रमेश सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे जो बैंक लोन फ्रॉड को लेकर, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था कि बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी कमजोरी है। आप जरा हमें समझाइए कि क्या ऐसी कमजोरी है बैंकिंग सिस्टम में कि लोग आसानी से फ्रॉड करते हैं, उनको डर भी नहीं लगता? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बैंकिंग सिस्टम में सारा सिस्टम खराब है, इस 4-6 केसेस को लेकर कहना कि सारा बैंकिंग सिस्टम खराब है, ये गलत बातें हैं। अभी कुछ लोगों ने जो भी चेहरे टीवी पे दिखाए जा रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। इसमें मैं बता दूं कि ये जो पहले जो कुछ हो रहा था, इससे 10 साल 20 साल पहले जो लोन, आज वीडियोकॉन कंपनी आज ही जाके बनी नहीं है। वीडियोकॉन कंपनी काफी साल पुरानी है। उसी तरह चंदा कोचर जो कि पद्म विभूषण से विभूषित है, वो भी कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल जानी पहचानी हस्ती है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में। एक टाइम पे हम उनको हमारा आइडियल मान के चलते थे कि भाई अरे बनना हो तो इस तरह सीईओ बनिए। अब ठीक है, जो हुआ है उसके बारे में ये मैं बता दूं कि 2015-16 में जब सरकार बनी और तब यहाँ पे देखा गया कि जो बैंकों के एनपीए जो है लाख करोड़ों में बैठे हुए हैं, तब सरकार को लगा कि जरूर इसमें कुछ ऐसा तो समस्या होगी कि जिसके चलते इतने सारे अकाउंट एनपीए बन गए। अब तो सरकार ने, मुझे याद है कि हम भी उस मीटिंग में थे जहाँ पे बताया गया कि अब आप लोग 50 करोड़ से ऊपर के जितने भी अकाउंट आपके बैंकों में एनपीए, सरकारी बैंकों के लिए भी, कि आप इन सारे अकाउंट को अपनी तरफ से पूरी टीम बनाकर अपने बैंकों में इसकी स्पेशल टीम बना हुई और इसको पूरी तरह से देखकर और इसके बारे में अपनी जानकारी दे के अकाउंट में अगर आपको लगता है कि बैंक में फ्रॉड हुआ है तो उसके ऊपर एफआईआर कीजिए, एक्शन भी लीजिए। ये बिल्कुल हुआ और इस तरह से किया गया। अब ये बात भी सही है कि अब जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके बारे में आपने भी सही कहा कि चूंकि मैटर सब्जुडिस है, हमें ये कहना है कि वो आरोपी है, ये आरोपी साबित हो चुका है, ये गलत होगा। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से पीएमसी बैंक जो पंजाब महाराष्ट्र बैंक में निकला, डीएचएफएल का निकला, आप लोग मल्ल्या का नाम ले रहे हो, आप लोग मोदी और बाकी सब का नाम ले रहे हो, तो ये सिर्फ है, घटनाएं होती है। अभी इतने बड़े बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की घटनाएं, खास करके ये जो घटना अभी निकली है कि वो 64 करोड़ रुपए उन्होंने दिए और ये लिया गया और ये सब किया गया, इसके बारे में अभी से हमारा कहना ये हुआ ही है और इस तरह से किया ही जाएगा, या ये है। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर केस, नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार बिजनेस चैनल होने के नाते हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये मामला अभी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां चेक कर रही हैं और वहां पर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन आपने जैसे नाम लिया डीएचएफएल वाला केस,
वहां पर देखिए कितने सारे ऐसे बॉन्ड होल्डर्स हैं, एनसीडी होल्डर्स हैं जिनका पैसा अभी भी अटका हुआ है, पूरा भुगतान नहीं हुआ है, अभी भी वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जबकि ये पूरा रिजोल्यूशन हो चुका है। मैं एक एग्जांपल की क्या बात करूं, आप देख सकते हैं कि यस बैंक में ठीक है कुछ हद तक उसका रिजोल्यूशन जरूर हुआ, लेकिन काफी सारे ऐसे होल्डर्स थे जिनको गलत तरीके से बेचा गया था और वहां पे उनका पूरा पूरा राइट ऑफ हो गया। अब उन्होंने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि बैंक एक ऐसा सिस्टम है यहां पे भारत में जहां पर पूरी तरीके से विश्वसनीयता है। आदमी सोचता है कि बैंक में पैसा लगाया है तो एकदम सेफ है। तो यहां पर जब किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है, और मैं नंबर्स की बात नहीं करूंगा, 2 या 3 भी हों, लेकिन वो भी नहीं होने चाहिए। और वहां पर क्या आपको लगता है कि सिस्टम में अभी भी कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है? वहां पर कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको लगता है अभी भी उठाए जाने बाकी हैं? देखिए, मैं कह रहा था कि 2015-16 के बाद में जब बैंकों पर पीसीए लगने शुरू किए, प्रॉम्प्ट करके लगने शुरू हो गए, सरकार ने इसमें काफी प्रगति की है, काफी कानून बनाए, काफी चीजों को चेंज किया है। मैं जानता हूं कि चीफ विजिलेंस कमीशन ऑफिस के अंदर ये भी कहा गया है कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो इस चीजों को बैंकों की रिपोर्ट के बाद में डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कोई फ्रॉड है, कि ये इस फॉरेंसिक ऑडिट करवाए जाते हैं हर अकाउंट में। जहां का बैंकों को लगता है कि हमें कुछ इसमें गलत हो रहा है तो हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट करवाते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट में कई बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कलकत्ता की एक बहुत बड़ी विख्यात कंपनी के बारे में भी फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आई, वो न्याय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसके लिए कोई हम लोग कारगर नियम नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ रास्ता नहीं ढूंढ रहे। हम हर बार हम सभी बैंकर का यही रहता है कि हम जिनको कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्वसनीयता का जो अगर समांतर नाम कोई है तो बैंक, एक ट्रस्ट का नाम कोई है तो बैंक, और बैंक में ट्रस्ट के चलते लाखों करोड़ लोगों को ये जो पैसा बैंकों में है, पब्लिक का पैसा है, उसके साथ में कोई गलत काम हो गया, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हुआ करती है। हम हमेशा यही करते हैं कि हम पूरी ठोक बजा कर सब कुछ देखकर ही किसी को लोन दे, चाहे फिर वो छोटा 50,000 रुपए का लोन हो, चाहे 500 करोड़ का लोन हो। हमारी प्रोसेस बिल्कुल दुरुस्त बनी हुई है। अब ये बात अलग है कि कुछ ऐसे घटनाएं हो चुकी है। देखिए, आप ये बात मानोगे कि अब ये जो भी घटनाएं अब जो उजागर हो रही है, जिसमें फ्रॉड के बारे में आ रहा है, ये सारे के सारे केसेस 2010 से पहले के केसेस लगभग हो जो इस तरह की स्थिति में आए हुए हैं। कोई भी लोन जो अभी आप सोचोगे 2015-16 के बाद में हुआ हो या फिर जहाँ पे चीजें समस्या दिखती नहीं, क्योंकि एक बार बैंकों में भी इस बारे में जानकारी लगी कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने अपने प्रोसेसिंग को, अपने सिस्टम को बहुत टाइट किया है। आज के डेट में इस तरह से हम लोग हर साल में हर क्वार्टर में स्टॉक ऑडिट करवाना, आखिर के साल के आखिर में स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास में बड़े बड़े अकाउंट होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें हम सारे बैंकों के इंस्पेक्शन के समय में इस चीजों को पूरी तरह से तपासता है, पूरी तरह तलाश करता है, देखता है। और आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले शायद सिटी यूनियन बैंक के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट भी दिया, आया भी शायद कि सिटी यूनियन बैंक के अंदर 260 करोड़ रुपए के जो एनपीए थे वो छुपाए हुए थे, उन्होंने पकड़ा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार इंस्पेक्शन कराया है, इन चीजों को देखता है। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि सिस्टम बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल टाइट है यहाँ पे इस समय। और कोई जात की इस प्रकार से आप सोचोगे कि बैंकों ने मिलकर कोई बुरा धंधा किया है, तब इसमें अपवाद के रूप में जो कुछ भी हम लोग सुन रहे देख रहे, हो सकते हैं कुछ लोगों ने ऐसे किए हो, उसके बारे में मैं अपना स्टेटमेंट दूं, उनके बारे में आरोप लगाऊं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि यस, इक्का दुक्का जो करना है उसके चलते पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाने के, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में और खास करके सरकारी बैंकों में कोई प्रकार का इस तरह का गलत काम हो रहा है, हम लोगों को इस स्टेटमेंट को आरोप लगाने पर सोचना चाहिए हम लोगों ने। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी होता है कि जो ये मामला खुला है, एक गुमनाम मुखबिर कह सकते हैं, उसके शिकायत पे खुला है, कोई ऐसी जांच पड़ताल के दायरे से नहीं खुला, जो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करती है कि जांच पड़ताल में कोई कमी है। जब गुमनाम आदमी शिकायत कर रहा है या कोई अलग तरीके से जो जांच पड़ताल, जो ऑडिट हुए, इनमें नहीं खुल रहा, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। चलिए सर, हम पे समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अंकुर, जाते जाते आपसे भी एक सवाल करना चाहेंगे कि करे कोई भरे कोई, अब इन्होंने जितने भी घोटाले हुए, नुकसान तो आखिरकार आम आदमी का होता है, तो ऐसे में कैसे जनता का भरोसा बनाए रखा जा सके बैंकों में, और उनका पैसा भी कैसे सुरक्षित किया जाए?
जी बिल्कुल, बैंकिंग का नाम ही ट्रस्ट है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अगर किसी की साख पे धक्का लगता है तो वो बैंकों को ही लगता है। कोई भी अगर बैंक फेल होता है, आपने पीएमसी का एग्जांपल दिया, यस बैंक का दिया, तो वहां पर डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो कैसे सेव करना है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी आपको डिपॉजिटर्स के पैसे को सलामत रखना है, वो आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सारे मुद्दों का संज्ञान लेना चाहिए। हमने एक एग्जांपल दिया है कि आईबीसी बहुत अच्छा कदम है, लेकिन वहां पर संशोधन होने चाहिए कि ताकि बैंकों के पास पार और बढ़े। मैं ये मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में जरूर कदम उठाए गए हैं और जैसा कि रमेश सिंह जी भी एग्जांपल दे रहे थे कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो रिकवरी काफी अच्छी रही है। इस बार की अगर बात करें तो करीब 89,000 करोड़ रुपए की रिकवरी बैंकों की आई है। तो ऐसा नहीं हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन जरूर पिछले कुछ मामलों से सबक लेने की जरूरत है। यानी कि मैं कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है रिकवरी के अलावा इस बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर करने की। अंकुर, आपका हमारे से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। इस बार भी बजट में रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस रहेगा। 18 नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में सरकार की ओर से जारी रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट बेहतर ट्रेनों पर होगा। बजट में रेलवे को और क्या मिल सकता है, इस खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 18 नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित। भारतीय रेलवे एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है और बहुत संभावित है कि अगले बजट में ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो इस पूरे मोमेंटम को बरकरार रखें। सूत्रों के मुताबिक जो अगला रेलवे बजट होगा उसमें सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी पे फोकस रहने वाला है। संभावित है कि 100 से लेकर के 120 नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा बजट में की जा सकती है। यही नहीं, देश की पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन की भी घोषणा बजट में की जा सकती है और ये संभावित है कि अगले साल स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाया जाए और ये नई दिल्ली को एक दक्षिण भारत के एक डेस्टिनेशन को जोड़ सकती है। इसके साथ ही साथ 50 स्टेशन को स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चुना जा सकता है और इसका भी अनाउंसमेंट बजट में हो सकता है। कवच जो कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म है भारतीय रेलवे का, तो कवच स्कीम को और ज़्यादा रोल आउट करने के लिए 1000 किलोमीटर ट्रैक को कवच के दायरे में लाने की घोषणा भी संभव है। इसके अलावा सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रैक्स हैं उनकी फेंसिंग की जाए ताकि ट्रेनों में जो अक्सर हमने देखा है कि जानवरों के टकराने की घटनाएं वो कम से कम हो, तो फेंसिंग के लिए भी बजट आवंटित किया जा सकता है जो कि 5000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है और ये फेंसिंग का प्रोजेक्ट ऑफिशियली रोल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशियो को भी ये तय किया जा सकता है कि वो अगले वित्त वर्ष के लिए उसको 97% के आसपास रखा जाए। इसके जरिए कोशिश ये होगी कि आमदनी को बेहतर करना और खर्चों को कम करना। तो कुल मिलाकर के अगले रेलवे बजट में फोकस सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी और पैसेंजर सेंट्रिक सुविधाओं को सुधार करने पर रहेगा। अगली खबर भी रेलवे से जुड़ी हुई है। स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। इस स्कीम के तहत इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। भारतीय रेलवे स्टेशन को मॉडर्न और बेहतर बनाने के मकसद से रेलवे मंत्रालय ने एक नई नीति को मंजूर किया है। नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत जो मौजूदा स्टेशन हैं उनके कई पहलुओं में सुधार किया जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत इस नीति को अपनाया गया है जिसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जिन पहलुओं पर काम किया जाना है और जिसके जरिए आपकी अनुभव को बेहतर बनाया जाना है उसमें कई बातें शामिल हैं। मसलन जो स्टेशन है वहाँ पर एग्जेक्टिव लाउंज के लिए व्यवस्था होगी, वो स्पेस निर्धारित करना होगा। इसके साथ ही साथ बिजनेस मीटिंग के लिए भी स्पेस तय किया जाएगा। यही नहीं, जो प्लेटफॉर्म की हाइट है और जो उसकी लंबाई चौड़ाई है उसके भी मानक तय किए गए हैं और उसी हिसाब से हर स्टेशन का जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित की जाएगी। इसके जरिए कोशिश ये होगी कि आने वाले समय में जो आधुनिक ट्रेनें आ रही हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म की हाइट है या जो लेंथ है वो कहीं किसी रूप में दिक्कत ना करे। यही नहीं, प्लेटफॉर्म के साथ साथ पूरे स्टेशन की सुंदरता पर भी फोकस है, यानी कि स्टेशन को सुंदर दिखाए जाने के लिए भी उस पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो पैसेंजर एंट्रेंस एरिया है उस पर भी बाकायदा काम किया जाएगा कि उसको इतना चौड़ा बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए और सबसे अहम बात यह कि उसमें रोशनी की इतनी व्यवस्था हो कि जब आप जाएं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ड्रेनेज एक अहम पहलू है, तो ड्रेनेज व्यवस्था को भी दुरुस्त करना और उसको भविष्य के लिए तैयार करना कि आने वाले वक्त में कहीं कोई दिक्कत ना है, उस लिहाज से भी काम किया जाना है। इसके अलावा जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के लिए 2 स्टॉल्स को लगाया जाना अनिवार्य किया जाएगा। ऐसे कई पहलू हैं जिनके जरिए स्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि आने वाले समय में जब आप रेलवे स्टेशन जाएँ तो वो पूरा अनुभव जो है वो आपका काफ़ी सुखद और शानदार हो पाए।
हर गुजरता वक्त अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाता है और 2022 भी देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे गम दे गया जो भुलाए नहीं भूलेंगे। इस साल कई ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और दुनिया से रुखसत ले ली। एक नज़र डालते हैं उन्हीं दिग्गज उद्योगपतियों की ज़िंदगी पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में इतिहास रचकर चल बसे। उनका सपना भी पूरा हुआ और आकाशा ने आकाश में अपनी उड़ान भरी। भारत की तरक्की को लेकर राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहा करते थे कि एक दिन भारत चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएगा। So I think it's Nikunj, you may call me a fool, you may call me anything. I may not live to see it, but I can tell you one thing: India will overtake China in the next 25 years. हमारा कल, हमारा आज, हमारा। ये वो धुन थी जिसने मिडिल क्लास के लोगों के दिलों पर राज किया और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई। ये था हमारा बजाज। हमारा बजाज, हमारा बजाज। लेकिन साल 2022 की शुरुआत में ही भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए पहली बुरी खबर आई जब हमारा बजाज नहीं रहा। 22 फरवरी 2022 को बजाज समूह के मानद चेयरमैन राहुल बजाज 83 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। एक टाइम ऐसा था जब बजाज चेतक स्कूटर के लिए 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता था और तब राहुल बजाज ही थे जिन्होंने लाइसेंस राज का जोरदार विरोध किया। उन्होंने सामाजिक आर्थिक बदलावों के लिए काफी संघर्ष किया। बजाज पहले भारतीय कॉर्पोरेट थे जिन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में दमदार आवाज उठाई। अपने जानदार तेवरों के लिए जाने जाने वाले राहुल बजाज राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। जो चले गए उनका गम भी धीरे धीरे वक्त के साथ चला जाएगा, लेकिन जब कभी कभार इनकी यादें हिलोरे मारेंगी तब दिल कहेगा कि रंजीत सी सही दिल दुखाने के लिए आ फिर मुझे छोड़ जाने के लिए आ। पालोनजी शापोरजी फैमिली के लिए साल 2022 सबसे खराब साबित हुआ। पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में एक शापोरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन रहे पालोनजी मिस्त्री 28 जून 2022 को पंचतत्व में विलीन हो गए और फिर 2 महीने बाद ही 4 सितंबर को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक दर्दनाक हादसे में जान चली गई। टाटा ग्रुप के सबसे कम उम्र के चेयरमैन और रतन टाटा के पसंद साइरस पालन मिस्त्री, जिनकी मौत इस साल की सबसे झकझोर देने वाली खबर थी। साइरस ने 2012 से 2016 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर अक्टूबर 2016 को विवादों के चलते उनको चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के पक्ष में फैसला दिया। इसके अलावा उद्योग जगत के लिए नवंबर का महीना भी बुरी खबर वाला था, जब टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड एसयूवी को लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद
किर्लोस्कर समूह की चौथी पीढ़ी के सदस्य विक्रम किर्लोस्कर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विक्रम ने 1997 में जापान की टोयोटा मोटर को भारत में लाने और बाजार में छाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। साल भर बिछुड़ने वालों का दौर लगातार रुलाता रहा। रसना समूह के संस्थापक और चेयरमैन अरीज पिरोशा खंबाटा भी इस साल 21 नवंबर को चल बसे। खंबाटा को लोकप्रिय घरेलू बेवरेज ब्रांड रसना के लिए जाना जाता है, जिसे देश में 18 लाख रिटेल दुकानों पर बेचा जाता है। जबकि मशहूर कारोबारी और फिल्म मेकर MM रामचंद्रन का इस साल 3 अक्टूबर को निधन हो गया। एटलस रामचंद्रन के नाम से मशहूर रामचंद्रन का निधन दुबई में हुआ था। रामचंद्रन एक ज्वेलरी रिटेल चेन के मालिक थे। इस साल दुनिया से कई बिजनेस टाइकून चले गए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक संदेश दुनिया को दिया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। 18 नाउ स्वदेश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कोविड ने जब भारत में एंट्री मारी तो तमाम प्रिकॉशंस के साथ वर्क फ्रॉम होम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ऐसे ढले कि काम करने का ये तरीका, ये अंदाज उनके मन में मानो रच बस गया। यही वजह है कि जब कोविड की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी, उसके बाद जब कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने की पहल की तो एम्प्लॉइज ने इसका विरोध करना शुरू किया। ऐसा ही नहीं, ये ट्रेंड सिर्फ भारत में ही नहीं नजर आया, बल्कि दुनिया के कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों को इससे दो चार होना पड़ा। आलम अब यह है कि अब प्रोफेशनल्स सैलरी में थोड़ी कटौती करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड कल्चर में काम चाहिए। ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 76% से ज़्यादा कर्मचारी चाहते हैं कि वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिले, हाइब्रिड मॉडल पर काम हो। इससे उनका मेंटल हेल्थ बेहतर बना रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़िया होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर काम करने का वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कल्चर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है कि लोग अपनी सैलरी से समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन इस मॉडल में काम करना ही उनकी पहली पसंद बनी है। ये कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये कंपनियों के लिए कितना बड़ा अवसर है। दूर दराज के इलाकों की अगर हम बात करें, अच्छे टैलेंट को किफ़ायती सैलरी पर काम देना किस तरह से फायदेमंद है, इस पर हमने भी पोल कराया है। ये तो कंपनी का पोल था, इस पर हमने भी कराया है कि आखिर काम करने का कौन सा तरीका आपको पसंद है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाइब्रिड मॉडल, या फिर आपकी कोई इसमें खास राय नहीं है। तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर, खासतौर पर ट्विटर पर जाइए और वहां पर इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए और इस ऑप्शन का जो रिजल्ट है वो हम शो के आखिर में दिखाएंगे। तो काम करने का कौन सा तरीका आपको पसंद है, इसके लिए आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर जाना होगा और इन 4 ऑप्शंस में इस पोल में हिस्सा लेना होगा और हम इस पोल का रिजल्ट शो के आखिर में दिखाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह की अभी स्थितियां हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनियों के लिए एक अवसर ये भी है कि दूर दराज के इलाकों से उन्हें ढेर सारा टैलेंट देखने को मिल रहा है और उन्हें जुड़ने का अवसर मिल रहा है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम किस वजह से एक बड़ी पसंद बनता जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए जरा नजर डालते हैं कि आखिर क्या कहते हैं इस रिसर्च के आंकड़े। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि ये आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। तो ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत
में काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम पसंद है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 76% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं या हाइब्रिड मॉडल पर काम करना चाहते हैं। इस रिसर्च के जरिए ये भी बताया गया है कि जो भारतीय आबादी है वो चाहती है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो। भारतीय कर्मचारियों को काम के घंटों में फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है। वैसे इसमें 17 देशों के 33,000 कर्मचारियों को शामिल किया गया, रिसर्च में रखा गया। हर 10 में से 7 कर्मचारी की फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड है, यानी वो चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, इस तरह का हाइब्रिड कल्चर अपनाया जाए। 73% कर्मचारी मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में भी उनका काम नोटिस हुआ है, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी वर्क फ्रॉम होम में भी दिखती है, जिस पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। 56% कर्मचारियों का मानना है कि इससे मेंटल हेल्थ बेहतर हुई है, इससे मेंटल हेल्थ उनकी बेहतर हुई है। भारत में 76.07% कर्मचारियों की फ्लेक्सिबिलिटी की मांग है। भारतीय आंकड़े ये कहते हैं, और बड़ी आबादी है ये जो चाहती है कि एक हाइब्रिड कल्चर अपनाया जाए, और इसके साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि इससे उनकी मेंटल हेल्थ में सुधार हुआ है। यही नहीं, इस सुविधा के बदले वेतन में कटौती तक लेने को ये लोग तैयार हैं। और ये तो हुए आंकड़े, आपने देखे कि किस तरह से चीज़ें हुई, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऐश्वर्या राज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ ही सुमित सब्रवाल साहब हैं, CEO टीम लीज से, और डॉक्टर प्रतिभा जैन हैं, MD हैं एड्यू ब्रॉड कंसल्टिंग इंडिया से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रतिभा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, और मुझे बहुत ठीक तरीके से याद है इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनियों से ये अपील की थी कि जो ये नया न्यू नॉर्मल हम देख रहे हैं, इसमें हमें कहीं ना कहीं हाइब्रिड वर्क कल्चर की ओर देखना होगा। मेरा मानना है कि शायद ये जो 76% लोग सामने आए हैं जो वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रहे हैं या हाइब्रिड मॉडल को तरजीह दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। फिर भी क्या वो फैक्टर्स देख रही हैं जिसकी वजह से इस तरह का रुझान सामने आ रहा है? मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम होम इसलिए भी पॉपुलर हो गया क्योंकि जो भी कहो, भारत देश में एक ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा एफर्ट है, टाइम बहुत लगता है। लोग 2-2 घंटे सवेरे लगाते हैं ट्रेनों में आके, तो जब तक वो ऑफिस में पहुंचते हैं बहुत थकान हो जाती है। फिर 4-5 घंटे आपने खाली ट्रैवल में लगा दिया। अगर उतना ही आप प्रोडक्टिव टाइम, आपने 8 घंटे काम करना है, पर उसके आगे पीछे आपका ट्रैवल टाइम सेव होता है, तो आपका क्वालिटी टाइम विद फैमिली, बच्चों को कुछ पढ़ाना है या आपको खुद कुछ सीखना है, उसके लिए टाइम ज्यादा मिल रहा है लोगों को। सो इट्स मोस्टली रिलेटेड टू ट्रैवल टाइम। उसका 2-3 और भी कारण है, क्योंकि आज आप जितना वर्क में जाते हो, वर्क स्टेशंस हैं, एक कॉर्पोरेट कल्चर में कोई लोग दूसरों के साथ काम करने में मजा आता है, कभी किसी को लगता है कि भी मेरी पर्सनालिटी उभर के नहीं आती है। सो मेरा क्या मानना है कि एक सब लोगों के लिए विकल्प नहीं हो सकता, इसमें वेरिएशन होगी, डिपेंड्स ऑन द काम किस प्रकार का है और क्या आपको दूसरों के साथ मिलके काम करना है। तो जो काम में आपको टीम वर्क चाहिए, शायद वो वर्क फ्रॉम होम में हो रहा है, बट इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है जहां आपका काम खाली आपके ऊपर निर्भर करता है। सो मेरा इतना जल्दबाजी में नहीं, आई वुड गो इन टू इट कि भी हर एक को वर्क फ्रॉम होम अलाउ करना चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मेरा काम किस तरीके का है, मुझे कितने लोगों के साथ मिलकर काम करना है, उसमें वर्क फ्रॉम होम शायद दिक्कत हो सकता है। पर जहाँ ट्रैवल टाइम सेव हो सकता है, जहाँ आपका क्वालिटी ऑफ वर्क सफर नहीं करता है कि जो मुझे करना है वो मैं उतना ही 8 का 10 घंटा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कि मेरे को इतना मेरा टायर्डनेस नहीं है और मैं फ्रेश हूँ, मैं सवेरे 9 बजे से काम कर सकता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम है वो मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम में बेटर चलेगा। जो
आपको टीम के साथ करना है, वो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वर्क कल्चर जो है, आप वो जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो इस पर भी निर्भर करता है कि आपका काम का जो नेचर है वो किस तरह का है। सुमित सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, और आप तो बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं उनके साथ डील करते हैं, आप बहुत सारे डेटा से गुजरते होंगे। एक डिबेट ये भी है कि साहब ये जो वर्क फ्रॉम होम चाहने की जो लोगों की इच्छा है, वो तो एक है कि कोविड में लोगों ने बहुत इसमें रच बस गए, उन्होंने ये रास आने लगा, लेकिन कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है, और ख़ासतौर पे उन महिलाओं के लिए जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर ऑप्शन है। और चूँकि हम इस बात की लगातार इस बात पर डिबेट होती रही है कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है किसी भी कंपनी में, वर्क फोर्स में, वो और बेहतर होनी चाहिए, उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से लाना चाहिए, तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर है, और ये जो कल्चर है, हाइब्रिड कल्चर या फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात की जा रही है, ये इसमें अहम योगदान निभा रहा है? आप जिस डेटा से गुजर रहे हैं वो क्या कहता है? बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली बहुत बड़ा बेनिफिट है आज के टाइम में। महिलाओं को देखिए, फैमिली की तरफ भी टाइम काफी ज्यादा डिवोट करना पड़ता है, तो उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है उनके फैमिली के लिए। किसी के अगर छोटे बच्चे हैं या किसी के अगर फैमिली कमिटमेंट है, तो जितना वो टाइम बचाते हैं ट्रेवल में, उस टाइम को वो लोग या तो फैमिली में की तरफ डिवोट कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं उसी काम करने के लिए। उसके बाद उनको अगर फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी का काम है एक टास्क कंप्लीट करने का एक में, तो वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और आउटपुट डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा कई जगहों पे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कहीं वर्किंग आवर्स थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, या फिर कहीं सेफ्टी या का भी कंसर्न है, कई जगहों पे लेट ट्रैवलिंग का, तो वो एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी भी महिलाओं को काफी ज्यादा मिल जाती है वर्क फ्रॉम होम करने के। तो ना ही उनका ट्रैवल टाइम बचता है, बल्कि उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका सेफ्टी सिक्योरिटी, ये बहुत एडवांटेजेस हैं महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। बहुत अहम बात है, और यही वजह है कि इस डेटा में ये देखा गया है कि रुझान जो है महिलाओं का, जिनकी चॉइसेस हैं, वो इस ओर ज़्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या पुरुषों की भी है, प्रोफेशनल्स की भी है, वो चाह रहे हैं कि ये मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं और नॉर्मल किया जाए। डॉक्टर ऐश्वर्या, इस पूरी रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ये सभी लोग कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस जाते वक्त, वर्क फ्रॉम ऑफिस करते वक्त उनकी मेंटल हेल्थ उतनी बेहतर नहीं रहती जितना वो घर से काम कर रहे हैं, और उनके काम को नोटिस भी किया जा रहा है। वो बहुत सी ऐसी स्पेशल टास्क कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्टिविटी में भी एक इजाफा कर रहा है। तो क्लिनिकल टर्म में समझें, अगर साइकोलॉजी में समझें, तो इसे कैसे देखेंगे? अगर लोग कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम में मेंटल हेल्थ उनकी बेहतर है। डॉक्टर ऐश्वर्या, आप तक पहुंच रही मेरी आवाज? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा संपर्क ऐश्वर्या से टूट गया है। डॉक्टर प्रतिभा, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगा और ये समझना चाहूँगा कि जब हम ये पूरी चीज़ देखते हैं तो हमें कंपनी के हक से भी देखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ है कोलैबोरेटिव अप्रोच, रिसर्च जो रिसोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी, हाल फिलहाल मून लाइटिंग, लोगों को ट्रैक करना, और ये देख पाना कि ऑनेस्टली लोग किस तरह से काम कर रहे हैं ऑफिस की तरह, ये सब शायद कंसर्न है जिसके कारण कंपनियां भी थोड़ा बहुत हिचकिचा रही हैं और शायद इन चीज़ों को देख रही हैं। तो इसको भी ज़रा हम समझना चाहेंगे। मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, कि एक तरफ से तो बहुत अच्छा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है, हैप्पीनेस क्वोशंट अच्छा है, बट फिर एक बॉन्डिंग नहीं होती है तो स्टेबिलिटी भी नहीं है। एक आप सोचिए दोनों तरफ से, ना ऑर्गेनाइजेशन को आपसे कुछ लगाव हो गया, ना आपको ऑर्गेनाइजेशन से लगाव है, क्योंकि जब हम काम करते हैं लॉन्ग टर्म, खाली काम से हमारा नाता नहीं होता है, हमारा लोगों से भी नाता होता है। एंड
जो स्टेबिलिटी होती है, इफ यू सी कि भी कौन लोग एक जॉब में 10 साल 12 साल 15 साल रहते हैं, क्योंकि उनको लोगों से लगाव हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से लगाव हो जाता है। तो आई थिंक वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो मिसिंग हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं लगेगा, एक जना बेटर मिला, आपको छोड़ा, दूसरे को ले लिया, तो उसमें भी एक केओटिक वर्क कल्चर का भी एक मुझे डर लगता है। मैं दैट इज व्हाट आई एम विजुअलाइजिंग कि भी फिर दोनों तरफ से होगा कि मुझे भी और जॉब्स है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी और लोग हैं, तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लॉयल्टी फैक्टर, बॉन्डिंग फैक्टर, हैप्पीनेस फैक्टर विद पीपल, वो एकदम एक विकल्प जो है, लोगों का विकल्प है, वो मिसिंग हो जाएगा कंप्लीटली। जो मुझे इस वक्त लगता है, एक काम करने के लिए जब हम जाते हैं तो एक वो खुशी होती है कि हम इससे मिलेंगे, इससे बात करेंगे, वो अगर मिसिंग हो जाता है तो कितना ये लॉयल्टी रहेगा, कितना हम एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, कितना हम महसूस करेंगे कि भी आज हम बोलते हैं कि अगर टीम अच्छी होगी तो आपके दुख के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को टीम आगे ले जा सकती है। तो वो सेंस ऑफ टीम ही नहीं रहेगी, तो फिर ये एक केओटिक सॉर्ट ऑफ, मुझे एक इसका डर लग रहा है। हर चीज का एक अच्छा पहलू भी है और खराब पहलू भी है। मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ये टीम बॉन्डिंग और लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि भी फिर दोनों तरफ से ही आना जाना बहुत चालू हो जाएगा, जो एक किसी प्रोडक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए इतना अच्छा नहीं है दोनों तरफ से। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि किसी भी सिस्टम के और किसी भी वर्क कल्चर के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस की अगर हम बात करें तो जैसा आप बोल रही हैं कि बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ उसमें सुधार आया, तो इसलिए वो एक आदत में है और उसमें बहुत सी चीज़ें आसानी से उनको बेहतर किया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम चूँकि हम वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय के साथ बॉन्डिंग जो है वो सबसे अहम है। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत से ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ टैलेंट भरा हुआ था, और वर्क फ्रॉम होम का एक फ़ायदा कंपनियों को मिला भी है कि इन जगहों से टैलेंट पूल बनाने में उनको आसानी आई है। आप लोग तो बहुत सारे इस तरह के ट्रेंड्स देख रहे होंगे। ये फिर भी कंपनियों का वर्क फ्रॉम होम को लेकर कंसर्न क्या है? और ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए जो टैलेंट जुड़ रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में, ये किस तरह से अब काम कर रहा है? करेक्ट। सो काफी ज्यादा हमने पहले देखा कि पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा माइग्रेशन हुआ बड़े बड़े सिटीज की तरफ, और जो हब्स बन गए, फाइनेंशियल हब्स बन गए, आईटी हब्स बन गए, या फिर कॉर्पोरेट हब्स बन गए। पर अभी जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली फोर्स्ड वे में कोविड में, जिसमें कि एचआर सिस्टम्स और एचआर टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट बन गई, और अब तो जैसे कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर, तो वहां पे जो एलोकेशन ऑफ वर्क है और कम्युनिटी बिल्ड, ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग है, उसमें हमें काफी बेनिफिट मिला है, क्योंकि एलोकेशन वर्क करके, कोलैबोरेशन भी ऑनलाइन करके आप साथ में एक टीम की तरह वर्चुअल एनवायरनमेंट में डिलीवर कर सकते हैं। वो एक एडवांटेज है। पर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बिल्ड करना वर्क फ्रॉम होम में और सेपरेट वर्क सेपरेशन की वजह से कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस थोड़े से चैलेंजेस हैं और जो कि ये बाउंड्री है विद कि भाई आपका घर का काम कब, आपका ऑफिस का काम कब खत्म होता है और आपका घर का काम या आपका बाकी पर्सनल लाइफ कब शुरू होती है, वो कभी कभी थोड़ा चैलेंज हो जाता है। पर ओवरऑल हमने जो कोविड में देखा है कि जो कंपनीज अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और कोलैबोरेटिवली जो वर्क की टेक्नोलॉजीज यूज करके साथ में आउटपुट डिलीवर कर रही हैं, उन लोगों के लिए, उन कंपनीज के लिए वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, बिकॉज वो उस टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि कभी बड़े शहरों में नहीं आ सकता या बड़ा शहरों में आना नहीं चाहता, और वो काफी बारी बहुत अच्छा टैलेंट हमारे कैट बी और कैट सिटीज में है। तो टेक्नोलॉजी का लिवरेज करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना सही तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है, और उसका बहुत एडवांटेज मिला है काफी कंपनीज को।
ठीक है, बहुत अहम बात है कि जैसा हम कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी वर्क कल्चर के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको जानना आवश्यक है, और इसके जरिए हम समझ पा रहे हैं कि कंपनियों को आखिर फायदा क्या है, उनके कंसर्न क्या है। डॉक्टर प्रतिभा, एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड दिखा है वर्क फ्रॉम होम को लेकर, और ये रिसर्च में भी दावा किया गया और हमने इस बारे में पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई हुई हैं कि लोग कह रहे हैं कि साहब आप हमें पैसे कम दे दो चलेगा, लेकिन हमें ये वर्क फ्रॉम होम दे दो, हम तो ऑफिस नहीं आ सकते। एक गाइड के तौर पे, एक करियर कोच के तौर पर अगर आप देखें तो आपकी क्या सलाह होगी कि अगर आप करियर में ग्रोथ और बाकी चीज़ों के एक्सपेक्ट देख रहे हैं और केवल इस वजह से कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, वहाँ आप कम सैलरी में काम कर रहे हैं, कितना सही कितना गलत? नहीं, एक अगेन ह्यूमन बीइंग का अपना अपना नजरिया होता है, बट आई थिंक कि जो आदमी बोलता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूँ, आई डोंट माइंड सैलरी कट, वो भी ठीक है क्योंकि उसका भी कोई एक कारण होगा। जनरली मैंने देखा है कि आई एग्री विद द पैनलिस्ट कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में है उनको काम भी करना है और मे बी वो पढ़ रहे हैं, मे बी कोई और स्किल सीख रहे हैं। करियर ग्रोथ के लिए कभी कभी आदमी घर से काम करना चाहता है और दे डोंट माइंड कि भी मेरे को कम पैसा दीजिए, क्योंकि कुछ सेविंग तो होती है। मुझे तो लगता है ट्रैवल टाइम की सेविंग ही बहुत बड़ी सेविंग है, एंड उससे आदमी की लाइफ बेटर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड एम्प्लॉयर्स आजकल बड़े होशियार हैं, अगर उनको लगता है कि आप घर से काम कर रहे हैं बट आपकी प्रोडक्टिविटी मुझे पसंद है, तो कोई कभी कभी सैलरी भी उतनी दे देंगे। तो इनिशियली अगर कोई बोलता है मैं रिस्क ले सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे आप कम सैलरी पे रखो, मेरी प्रोडक्टिविटी देखो, फिर एक मेरिट बेस्ड सैलरी हो जाती है। जरूरी नहीं कि जो घर पे काम करता है उसको हमेशा ही कम मिलेगा, बट मे बी एंट्री लेवल पे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, एम्प्लॉयर को मालूम नहीं कि भी आप कितने सिंसियर हो। आप 8 घंटे बोल रहे हो कि आप उसमें 6 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे कुछ और काम कर रहे हो। तो अगर आप सिंसेरिटी प्रूव करते हो कि भी मेरी प्रोडक्टिविटी और इज इक्वल और बेटर, तो एम्प्लॉयर को तो काम से मतलब है, आप घर पे करो या मेरे ऑफिस में करो। एम्प्लॉयर आजकल बड़ा डिमांडिंग हो गया कि प्रोडक्टिविटी दिखा दो, आप कहाँ से करते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मे बी एंट्री लेवल पे यस, अगर कोई बहुत होशियार है आई वुड अग्री कि अग्री कर लो कि जी मैं कम पे काम करूंगा, मेरा काम देख के आप डिसाइड करो, फिर वो मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस के ऊपर आपको आपका करियर ग्रोथ सफर नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात जो है वो बहुत इस पूरे कल्चर में ऑब्जर्व भी की जा रही है। आखिर वो छोटे छोटे क्या बदलाव हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जिन्हें कंपनियां भी परख रही हैं, और टैलेंट भी अपने हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं समझौता कर रहा है। और यही वजह है कि हमने देखा कि लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिले, किसी की मजबूरी है और कोई इसे सहूलियत के तौर पर देख रहा है। सुमित सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं आजकल जहां पर हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो बढ़ा है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही कोविड के केसेस में नरमी आई तो बहुत सी कंपनियों ने लोगों को ऑफिस बुलाया, बहुत से हाइब्रिड मॉडल पर चली गई, लेकिन अभी भी कहां वर्क फ्रॉम होम बहुत इफेक्टिवली चल रहा है आपके नजरिए से? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो है सबसे पहले तो आईटी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। स्पेशली जो लोग आईटी में जो कोडिंग का काम कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। सेकेंडली, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं जिनका ऑनलाइन काम है मार्केटिंग करने का, उन प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला है वर्क फ्रॉम होम का, बिकॉज उनका सारा काम ऑनलाइन रह रहा है। कई कंपनीज जैसे कस्टमर सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, जो कि रिमोटली मैनेज कर सकती हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा को मैनेज कर सकती हैं, उन कंपनीज को काफी बेनिफिट हुआ है वर्क फ्रॉम होम का। बाकी जितने भी जो फिजिकल लेबर वाले काम हैं, जैसे कि
रेस्टोरेंट्स का काम हो गया, या फिर डिलीवरी का काम हो गया, या फिर कोई ऐसा काम कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जहां पे जो सेक्टर्स इस तरीके के ब्रिक एंड मॉर्टर सेक्टर्स जिनको हम कहते हैं इकोनॉमी में, वहां पे वर्क फ्रॉम होम इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वहां पे बैक ऑफिस या प्लानिंग के काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं, पर ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि आईटी और डिजिटल मार्केटिंग और या ऑनलाइन सेल्स के जो जितने भी ऐसे काम हैं, वो वहां पे वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और इस तरीके से इतना सक्सेसफुल हुआ है कि अब काफी कंपनीज जो हैं वो पूरे हाइब्रिड मॉडल पे ही जा रही हैं। अगर कोविड आगे भी ठीक ऐसे ही नॉर्मल रहता है सिचुएशन, तो भी वो ऑनलाइन ऑनगोइंग बेसिस पे हाइब्रिड मॉडल पे ही कंपनियां काम करने की सोच रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहें जो मैंने कहा कि चाहे कर्मचारी हो चाहे कंपनियां हो, उन सब के लिए एक बड़े बदलाव का दौर है। और जाहिर सी बात है कोई रिजिड नहीं है, और सभी ये चाहते हैं कि बेहतर प्रोडक्टिविटी हो और उसके लिए कोई भी मॉडल अपनाना पड़े, उसके लिए सभी तैयार हैं। हाँ, जैसा हमने कहा कि कुछ वर्क कल्चर ऐसा होता है जहाँ पर काम का नेचर ऐसा होता है जहाँ पर वर्क फ्रॉम ऑफिस के बिना काम नहीं चल सकता। डॉक्टर प्रतिभा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, चूंकि आप एक तरह से इस साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझ रही हैं। हमने देखा कि जो लोग लंबे वक्त तक घर से काम कर रहे थे और अचानक कंपनियों ने उन्हें बुलाया, तो ये भी रुझान देखा गया कि लोगों ने नौकरी छोड़ दी या नौकरी बदलने की धमकी दी और इस तरह की भी बात। तो साइकोलॉजी के नज़रिए से और एक प्रोफेशनल के तौर पर आप क्या गाइड करेंगे? आई थिंक कि क्या होता है, कभी भी कुछ भी चेंज होता है ना, थोड़ा एक पेशेंस रखनी चाहिए किसी को भी टू एडजस्ट टू द चेंज। जब हमने ऑनलाइन काम किया तो भी लोग डरे हुए थे, बहुत सारे जॉब लॉस हुए। जब हम वापस आए तो भी जॉब लॉस हुए, क्योंकि पीपल हैव टू एडजस्ट एक दूसरे की पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, उस सब से हर एक जना एडजस्ट नहीं कर पाता। एंड अगर आप देखो कि थोड़ा पेशेंस रखो तो दोनों मॉडल सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड जैसे आदमी को थोड़ा एक आदत पड़ जाती है कि भी मैं अपने टाइम से उठ सकता हूँ, खा सकता हूँ, वो थोड़ा एक रिलैक्स लाइफस्टाइल जो है वो वर्क कल्चर में, ऑफिस कल्चर में नहीं चलता है। बट आई फील ओनली 10% वुड नॉट एडजस्ट कि भी वापस जब मैं ऑफिस आया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों को मन करता था कि नहीं, वी वांट टू कम बैक। अभी टीचर्स हैं, हमारी टीचर्स अभी टियर 2 सिटीज में इतना ज्यादा टीचिंग हो रहा है ऑनलाइन कि इट्स लाइक एक नया प्लैनेट ऑफ एजुकेशन हैज ओपन्ड। सो बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई है, बहुत सारा ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। हर ठीक है डॉक्टर प्रतिभा, मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं मैं आपको रोकूंगा, समय कम है। मैं आखिरी एक सवाल, डॉक्टर ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या, ये जो मेंटल हेल्थ वाला फैक्टर है, इसे कैसे समझाएंगी आप कि लोग ये दलील दे रहे हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ वर्क फ्रॉम होम करते वक्त बेहतर है, वहां प्रोडक्टिविटी उनकी बेहतर आ रही है? मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो अपने रूटीन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। सो वर्क फ्रॉम होम ने एक्चुअली हम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे हम चीजों को बहुत बैलेंस कर पाते हैं। काम के बीच में, घर के बीच में, रिलेशनशिप्स, बच्चों की परवरिश, सारी चीजों के बीच में। सो कहीं ना कहीं ये एक चीज है जो उनको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन इस सेंस में देती है कि अगर आप घर पे हैं तो आप बच्चों को देख पाएंगे, आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए चीजें कर पाएंगे, आप जनरली यू आर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। सो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर हो जाता है वर्क फ्रॉम होम और मेंटल हेल्थ को समझाने के लिए। जहां तक कि पैंडेमिक में जो ये चीज आई है, पहले लोगों को वर्क फ्रॉम होम करवाना मुश्किल डेफिनेटली रहा था शुरुआत में, बट अभी वापस बुलाना भी उतना ही डिफिकल्ट है। एंड आई थिंक हाइब्रिड मॉडल आगे रहने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, टैलेंट रिटेन करना है तो शायद इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ही एक जरिया है जहां पर आपको एक रास्ता बनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर ऐश्वर्या। सुमित सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रतिभा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा विश्लेषण रहा और इस विश्लेषण का निचोड़ यही रहा कि चाहे एम्प्लॉयर्स हों चाहे एम्प्लॉय हों, इन दोनों को ये समझना होगा कि
जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए आपको रिजिड नहीं होना है। व्यवस्थाएं जो है, सिस्टम, वो वक्त के साथ रिफॉर्म होती हैं और इसी तरह से वर्क कल्चर को भी लिया जाता है। वर्क फ्रॉम ऑफिस जो है उसके अपने फ़ायदे हैं और वर्क फ्रॉम होम के अपने फ़ायदे, लेकिन वहाँ कुछ उसकी चैलेंजेस भी हैं जिसको हमारे जो भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने समझाया। लेकिन इसका निचोड़ यही है कि हर व्यवस्था के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है, उसे देखना होगा, उसका बेहतर विश्लेषण करना होगा और किसी भी मामले में आपको रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है और कम से कम प्रोफेशनली आपको अपने पे स्केल, पैसे से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी पर एक पोल तो एजेंसी ने किया, एडीपी ने, और अब ईटी नाउ स्वदेश ने भी, हमने भी एक पोल किया। देखते हैं उसके रिजल्ट क्या कहते हैं, लोगों को आखिर भारत में पसंद क्या है। तो आंकड़े कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम 45% लोग चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम उन्हें मिले। वर्क फ्रॉम ऑफिस सिर्फ 23% लोग चाहते हैं ऑफिस से काम करना। हाइब्रिड मॉडल यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मिले कि वो कुछ दिन ऑफिस कुछ दिन घर से काम कर सकें, 27% लोग इसमें चाहते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई राय नहीं है। यानी कि ये साफ नजर आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल लोगों की पहली पसंद है। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।